हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और आप सबकी डिमांड पर जितने आपके कमेंट आ रहे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे आपको इकोनॉमिक्स की, तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेटर है, जो पेपर सेट करेगा, पेपर बनाएगा, वो जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि वो इन पॉइंट्स को टच ज़रूर करेगा। तो ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं कि सर जो आप क्वेश्चंस बता रहे हो क्या वो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। अब 100% ही पता हो तो मैं आपको पेपर ही नहीं बता दूं। मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये एक एजम्पशन है एक टीचर की कि ये पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये ही आएगा, इसके अलावा भी तो आ सकता है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, यानी कि इसमें से अगर आप ये कर लेते हैं तो 80 में से आपके 50 नंबर तक आराम से आ सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन कई आ सकते हैं। तो ये तरीका है। ओके, इम्पोर्टेंट का मतलब यही होता है। तो ये मेरे हिसाब से एज ए टीचर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में इन पॉइंट्स को एग्जामिनर ज़रूर कवर करेगा। तो आइए देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये पार्ट फर्स्ट है जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऐसे कैसे, इसका पार्ट सेकंड आएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी ज़रूर बनाऊंगा। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, व्यूज़ लाने होंगे, सपोर्ट करना होगा। तो मैं इसका पार्ट सेकंड 101% बनाऊँगा। तो सबसे पहले जो मैंने बोला ये काम कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ तो आपने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन बनाए मैंने, क्वेश्चंस प्रश्न कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन टॉपिक्स पे आपके घुमा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर, एक सेकंड थोड़ा सा पेन को अच्छा कर लूँ मैं। हाँ, इसके अंदर पहला जो पूछा जा सकता है वो है मीनिंग। ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें 1 से 3 मार्क्स के अंदर अंदर। जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, वो क्या है या उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में अंतर क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से जो MCQs है या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, उनमें इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप भले कितना ही पढ़ लें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इसका बेसिक चीज़ें आप ज़रूर करके जाएं। इनका इनोवेशन कब हुआ, किसने किया, ईयर क्या था, इनके ग्रीक लैंग्वेज में क्या वर्ड्स है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये दोनों होती क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनकी मीनिंग्स क्या है, ये ज़रूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं। अर्थशास्त्र में कुछ केंद्रीय समस्याएं होती है। ये चैप्टर शुरू के चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा, ये ज़रूर करें चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम। अच्छा, ये जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स जो आपके नहीं आ रहे हैं उनको मैंने कवर नहीं किया है ना। उन जो कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, उन चैप्टर्स को मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, आएगा इस बार। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, कैसा होता है, और ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कर्व भी बनते हैं, शेड्यूल्स भी बनते हैं। वो है चेंज इन कैपेसिटी ऑफ डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। तो इसमें तो एक तो कर्व जो है, वक्र जो है जिसको हम कर्व बोलते हैं, है ना, उसके अंदर आपको बना के बताना है कि चेंज इन कैपेसिटी ऑफ डिमांड के अंदर उसका एक्सपांसन होता था, विस्तार और संकुचन बोलते हैं जिसको, और चेंज इन डिमांड भी होता था। तो इसमें एक में शिफ्ट होता था, आपका कर्व ही शिफ्ट हो जाता था।
तो वो आपको ज़रूर देख के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो है मेजरमेंट मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की कीमत लोच को मापने की जो विधियाँ है वो थी। एक परसेंटेज मेथड आपको याद है, ये सब मैंने यूट्यूब पे फ्री में डाल रखा है, तो आप ज़रूर देखें इनको। और एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी था, याद है, इसके अंदर 3 बताए थे मैंने तरीके। और एक जियोमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्री विधि भी था, याद है, ऐसे कर्व बनाते थे अपन, उसमें 2 पार्ट में बांटते थे, जहाँ पर ED इक्वल टू 0 होता था, है ना, ED इक्वल टू 0 नहीं, ED इक्वल टू 1 होता था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक जगह 0, एक मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, वो आप ज़रूर करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और 6th क्वेश्चन जो है वो है आपका लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम, ये ज़रूर करना। और लॉ ऑफ सप्लाई के साथ साथ में एक ज़रूर करना, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। भाई पूर्ति के नियम की कुछ मान्यताएं हैं, ऐसे कैसे मांग के नियम की भी मान्यताएं हैं यहाँ आप लॉ ऑफ डिमांड की, तो वो भी ज़रूर करना। आप जो एजम्पशन ज़रूर करना, वो क्वेश्चन में आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। मान्यताएं, भाई लॉ ऑफ डिमांड की क्या मान्यता है, या पूर्ति के नियम की क्या मान्यता है, क्या एजम्पशंस हैं, वो ज़रूर करना। फिर हम आगे चलते हैं, और आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व, व्यक्तिगत एवं बाजार पूर्ति वक्र। अब ये जो पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है, इसके साथ में, ये कर्व के साथ में जो इंडिविजुअल और मार्केट यानी व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति वक्र के साथ में आप अनुसूचियां भी ज़रूर करें, यानी कि शेड्यूल्स, वो भी आप ज़रूर और ज़रूर करें। गले से आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि बैच बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल कर मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, और उससे मुझे पता चला कि आप इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं, तो बैठ के बनाएं, टाइप करवाएं। अब वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ये जो एफर्ट लगाया, आप भी एफर्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति वक्र का खिसक जाना या खिसकाव बोलते हैं जिसको। एक तो होता है भी शेड्यूल, आपका जो कर्व है वो ऐसे या तो ऊपर की तरफ जाता है और या नीचे की तरह आता है, एक्सपांसन जिसको बोलते हैं, या संकुचन, विस्तार जो बोलते हैं वो। और दूसरा है आपका कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, पहले इधर कर्व था वो कर्व ही शिफ्ट हो गया। तो वो सप्लाई कर्व जो है वो कब जो है उसमें परिवर्तन होता है और कब उसका खिसकाव होता है, उसमें शिफ्ट होता है, वो ज़रूर और ज़रूर करना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का अर्थ क्या है, उसके साधन कौन कौन से हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन जो करते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो ज़रूर करें। और इसके अंदर 3 चीज़ें, एक TP, एक AP और एक MP, यानी कि औसत उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, इसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर पढ़ के जाएं, इसके कर्व बने हुए हैं उसको भी समझें। और औसत कुल उत्पादन, ठीक है, और ये वाला है औसत उत्पादन, और ये वाला है सीमांत उत्पादन। तो ये आप ज़रूर करके जाएं, इनको अच्छे से समझ में जाए। मेन आता है इन तीनों के बीच में, TP, AP और MP के बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच का संबंध क्या है, उसको ज़रूर समझें। कब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है उस टाइम AP क्या होता है, MP कैसे बढ़ता है, उनकी रेट क्या होती है। जब TP अपने एक हाई लेवल पे होता है उस टाइम AP और MP कहाँ होता है, जब MP नेगेटिव होता है तब TP कहाँ होता है, इनके बीच का रिलेशन ज़रूर समझ के जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और ये एक रूल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 12, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत का अर्थ एवं प्रकार। इसमें बहुत तरह की लागतें थी, जैसे इसमें सोशल कॉस्ट थी, सामाजिक लागतें, 1 नंबर में क्वेश्चन में से कोई आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। मॉनेटरी कॉस्ट यानी कि मौद्रिक लागतें कौन सी हैं,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागतें, एक्सप्लिक्ट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि व्यक्त और अव्यक्त लागतें कौन सी हैं, ठीक है। और इसके अलावा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम शॉर्ट में TFC बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम शॉर्ट में TVC बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट जिसको हम TC बोलते हैं। इसके अलावा फिर जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो भी ज़रूर करें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में एक आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो भी ज़रूर करें। और टोटल कॉस्ट में एक और होता है जिसमें बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, वो भी ज़रूर करें। एक होता है इसके अंदर जो मैंने लिखना भूल गया 10वां पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत, जिसको शॉर्ट में हिंदी में सीमांत लागत बोलते हैं, सीमांत लागत, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं MC। और इसमें एक होता है AMC यानी कि एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, तो ये भी ज़रूर करें। तो ये सारी कॉस्ट को बहुत अच्छे से आप समझ के और इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें क्या होती है, उसको ज़रूर करके जाएं। आगे चलते हैं, फिर वो है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसका अर्थ और विशेषताएं यानी कि उसका मीनिंग और फीचर्स जरूर समझ के जाएं। और फिर एक चैप्टर है लास्ट आपका इस बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, उसके अंदर अदर फॉर्म ऑफ मार्केट दे रखी है जिसमें मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक यानी कि एकाधिकारात्मक, और ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। ये तीनों ज़रूर कर जाए। इसके अंदर से कोई एक पूरी डिटेल में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको डिटेल में पढ़ के जाएं। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपको लग रहा होगा कि मैंने लगभग जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कोविड-19 की वजह से चैप्टर हटा दिए हैं, उसके अलावा जो आपके कोर्स में चैप्टर्स हैं उसके अंदर मेन टॉपिक्स जो है वो मैंने कवर किए हैं यहाँ पर। तो इनको आप ज़रूर और ज़रूर 100% करके जाएं। इतने 14 क्वेश्चंस हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स आ जाए तो जो मैंने बताया है इनको तो बहुत अच्छे से करके जाएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अपनी ओर से भी बाकी जो भी रीडिंग है, बाकी जो भी चैप्टर है उनकी भी रीडिंग लगा के एक बार उनको समझे ज़रूर, क्योंकि इम्पोर्टेंट से तो केवल कुछ नंबर आएंगे, सारा पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ओके, तो लास्ट में वही जो नीचे आपको ये वाला बटन दिख रहा है जिसको मैं बोल के नहीं बताऊंगा आपको, इसको ज़रूर दबाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी गुड बाय एंड ऑल दी बेस्ट। 1 महीना बच गया है, टिक जाओ, बहुत अच्छी तैयारी करो, पूरे दिन पढ़ो, सोना कम कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कुछ समझदार हैं। चलिए बाय बाय।